Hello and welcome back to my YouTube channel. So today what we're gonna do is we're gonna start with the final topic of your NEET syllabus, that is optics. ठीक है, and as we know that optics can be divided into two categories, that is ray optics and wave optics. हम दोनों को deal करेंगे. We will try to complete this entire topics in one lecture. That meaning that in the first lecture we will be completing ray optics, and the next lecture we will be completing wave optics, and after that we will be completing the questions of from the questions which were asked from the ray optics and wave optics. ठीक है. So बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक. इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, बहुत आसान चैप्टर है. ठीक है, इफ यू नो द साइन कन्वेंशंस आपको हो जाएगा, आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ रे ऑप्टिक्स. ठीक है, नाउ रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स को शुरू करने से पहले देयर इज समथिंग विच वी नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट. हमें लाइट के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइट, ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट लाइट का जो है आपका दो तरह का नेचर हो सकता है, दैट इज द पार्टिकल नेचर एंड द वेव नेचर. दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ड्यूल नेचर ऑफ लाइट जो है पढ़ के आए, ड्यूल नेचर ऑफ जो है वो पढ़ के आए, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हम पढ़ के आए. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक. ठीक है, द लाइट कैन हैव अ पार्टिकल नेचर एंड लाइट कैन हैव अ वेव नेचर. ठीक है, सो अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा. क्या ध्यान रखना है आपको? दैट देयर आर सर्टेन फिनोमिनन्स, आपके पास कुछ ऐसे फिनोमिनन्स हैं विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, और कुछ फिनोमिनन्स ऐसे हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट. एंड देयर आर सर्टेन फिनोमिनन्स विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बोथ एनी ऑफ दिस फिनोमिनन्स. उसको पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको आप वेव नेचर से भी एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक्स. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग. All these topics have already been discussed in dual nature of matter and radiation. तो अब आप वहां से उसको कवर कर लीजिएगा. ठीक है, so without wasting any more time let's just move on to the next topic. ठीक है, तो name of the next topic जो हम शुरू करने वाले हैं that is the reflection of light. जो हम शुरू करने वाले हैं that is the reflection of light. Now reflection of light का मतलब क्या होता है? We have already discussed this. This is something which we already know. This is the basic understanding of what is the meaning of reflection of light. तो reflection of light का मतलब क्या होता है? Reflection of light is nothing but the change in the path of light without change in medium. ठीक है, इट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको ध्यान रखना है इट इज नथिंग बट अ फिनोमिनन इन विच द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस. इट इज अ फिनोमिनन इन विच पाथ ऑफ लाइट चेंजेस विदाउट, द वर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा है यहाँ पे, बट इज द वर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम. मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि इन द whenever reflection takes place the path of light changes but the medium remains same. मतलब लाइट की जो रिफ्लेक्शन में जो पाथ होता है बिफोर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है, उसका मीडियम चेंज नहीं होता. मीडियम चेंज करने का मतलब वो जैसे मान लो एयर से ग्लास में नहीं जाएगा, अगर वो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो वहीं का वहीं रहेगा, उसका मीडियम सेम रहता है. ठीक है, आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू यू. ठीक है, ना अब आपको यहाँ पे एक चीज का और समझना है. ठीक है, रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ये आपके दो तरह की हो सकती है. वन इज योर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड वन कैन बी टर्म्ड एज योर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है, दो तरह की होती है, एक स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होती है एंड सेकंड वन इज अ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब आपको यहाँ पे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो आपको समझना है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या होती है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन इज योर काइंड ऑफ अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. It is a kind of your regular reflection. क्या मतलब है इस बात का? By regular reflection what does we mean? What do we mean? Regular reflection का मतलब ये है कि by regular reflection we mean that the reflected light goes in one particular direction. मतलब यहाँ लिख देते हैं that this means that the reflected light goes in one particular direction. वो एक ही particular direction में जाता है, in one particular direction. ठीक है, and not in all directions. क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि let's just say this is your reflecting surface. ठीक है, ये क्या है आपको? this is your reflecting surface. This is our reflecting surface.
ठीक है। सो बाय स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि इफ अ बीम ऑफ लाइट, अगर बीम ऑफ लाइट यहाँ से आती है इस पे गिरेगी तो वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके जाएगी, एंड दिस इज योर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, वो डिफ्यूज नहीं, मतलब वो अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं जाएगी। मतलब कहने का ये है कि इफ दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज द रे ऑफ लाइट जो इस सरफेस पे गिर रही है, लाइट इस तरह से जाएगी, ठीक है। दिस इज योर स्पेक्युलर डिफ्रेक्शन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, सॉरी, दिस इज अ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। एंड वो इस तरह से नहीं जाएगी, मतलब ऐसे गिरी, वो ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। दिस इज नॉट योर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, दिस इज योर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये चीज का ध्यान रखिएगा, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलती है, स्पेकुलर, यू कैन सी द स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑन स्मूथ सर्फेसेस, on smooth surfaces with smooth surfaces with no or very less irregularities, या तो होंगी नहीं irregularities, मतलब रफनेस होगी नहीं, अगर होगी तो बहुत कम होगी, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये होती है कि जहाँ पे क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है, पहली बात यही है कि दिस रिफ्लेक्शन ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, और दिस रिफ्लेक्शन is seen on surfaces which are not smooth. This reflection is seen on surfaces. This reflection is seen on surfaces which are not smooth. जो स्मूथ नहीं होते हैं, विच आर नॉट स्मूथ। इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन मैनी डायरेक्शंस, इन मैनी डायरेक्शंस। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि लेट्स जस्ट से इफ दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, एंड अ बीम ऑफ लाइट, इफ अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ओवर इट, तो आपकी रिफ्लेक्शन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज योर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, एंड द वन वी स्टडीड अबव वाज योर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इसके अलावा अब आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता ही है, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, जो बेसिक चीजें हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर दीज थिंग्स यू कैन रेफर टू योर रेफरेंस बुक्स, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, प्लीज रेफर टू योर रेफरेंस बुक। हम इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस आर द बेसिक्स विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 10, 9th एंड 10th, ये पढ़ते आ रहे हैं आप बचपन से, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम बेसिक चीज़ों पे काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ठीक है ना, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सपोज दैट, अब आपको समझना पड़ेगा, suppose that an object is placed between two plane mirrors, M1 and M2, ठीक है, inclined at an angle theta, inclined at an angle, कितने एंगल पे रखा है, थीटा। कैसे, इस तरह से हम बात कर रहे हैं, इस तरह से आपने उसको रखा हुआ। दिस इज योर मिरर M1 एंड दिस इज योर मिरर M2 एंड दिस इज योर एंगल थीटा, ठीक है। एंड हियर वी हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दिस केस अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, आप बात करने वाले नंबर ऑफ इमेजेस, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी, कितनी होंगी, 360 ओवर थीटा एंड 360 ओवर थीटा माइनस 1, ठीक है। कब 360 ओवर थीटा कब होंगी, ठीक है, दिस विल बी when 360 over theta is odd. This will be the number of images, and 360 minus theta when 360 over theta is even.
क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ images formed will always be a odd number. Let's just try to explain this thing with an example. Let's just say example के form में समझ लेते हैं. Let's just suppose that theta is 90 degree. ठीक है, this is your case number 1 and let us suppose theta is equal to 90 डिग्री ले लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं एंड लेट्स जस्ट टेक थीटा इज इक्वल टू 24 डिग्रीज और 90 डिग्री से बचा कैलकुलेशंस करने के लिए इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री लेट्स जस्ट अज्यूम दैट थीटा इज 30 डिग्रीज. लेट्स अज्यूम थीटा इज 30 डिग्रीज. ठीक है, सो व्हेन थीटा इज 30 डिग्रीज, जब आपका थीटा कितना होगा 30 डिग्री होगा, देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी 360 ओवर 30 minus 1, that will be equal to 12 minus 1 is equal to 11. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ because 360 by 30 was an even number, that was coming up to be 12. तो even number है क्योंकि number of images odd बननी चाहिए, तो we do is we subtract 1. Similarly, in this case number of images formed will be 360 over 24 which is equal to 15 and 15 is your odd number. तो इस तरह से होता है. If 360 by theta अगर आपका even आ रहा है तो number of images formed will be this much, and if 360 by theta अगर odd आ रहा है then the number of images formed will be this much. ठीक है, I hope ये बात आपके लिए क्लियर होगी. ठीक है, now let's just move on to the next topic. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, नाउ हियर वी विल स्टडी द कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस. व्हाट आर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस. ठीक है, और मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. ठीक है, अगर आपको साइन कन्वेंशंस आती हैं आप न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस क्या है आपकी. ठीक है, नाउ व्हेन वी लुक एट, अब आपको समझते हैं साइन कन्वेंशंस है क्या, पहले पढ़ लेते हैं. देखिए पहली चीज समझते हैं, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस. याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज टेकन एज एक्स एक्सिस. क्यों? आपने उसको साइन कन्वेंशन ऐसे सेट किया हुआ है. यू कैन नॉट टेक योर प्रिंसिपल एक्सिस ऑन वाई एक्सिस. नहीं, आपके साइन कन्वेंशन इस तरह से सेट किए हुए हैं, योर प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज बी ऑन x-axis, that will be taken as your x-axis. The pole will be taken as your origin. Origin क्या होगा? Pole will be taken as your origin. Pole will be taken as your origin. ठीक है, and all the distances, यार ये भी ध्यान रखिएगा, all the distances are measured from the pole of a spherical mirror. ठीक है, मतलब let's just say if this is your lens. ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं. Let's just say if this is your lens, सॉरी दिस इज योर मिरर, लेट्स जस्ट सपोज दिस इज योर मिरर. ठीक है, तो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होगी आपकी? एक्स एक्सिस की तरफ को. ठीक है, और पोल कहाँ पे होगा? पोल को हम मान के चलेंगे ओरिजिन, दिस इज योर पोल. ठीक है, एंड ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, यानी कि साइड, यानी कि पोल आपका ओरिजिन पे होगा 0, यानी कि ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए. सेकंड पॉइंट पे चलते हैं. द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज नेगेटिव. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, इफ दिस इज योर मिरर, ठीक है, और आपने क्या है, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है. ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंसेस आप इस डायरेक्शन में मेजर करोगे दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है, जितना आप रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जितना रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ को आएगा. ठीक है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ऑल द डिस्टेंसेस जो होंगे वो क्या होंगे? ओरिजिनल लाइट की डायरेक्शन क्या है? ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है लाइट की? ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है लाइट की? दैट इज अलोंग दिस साइड. ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है? आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी. इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द डिस्टेंसेस जो इस डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे दैट विल बी नेगेटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच विल बी मेजर्ड अलोंग दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव. ठीक है, सिमिलरली द हाइट मेजर्ड अपवर्ड्स जो ऊपर की तरफ को होंगी एंड परपेंडिकुलर होंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आर टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम्स. ठीक है, सो दिस इज योर कनकेव मिरर, दिस इज योर कनकेव मिरर. तो इसमें हम देख सकते हैं कि इफ दिस इज योर ऑब्जेक्ट, हियर वी हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट, हियर वी हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एंड दिस इज योर इंसिडेंट लाइट. इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. लेट्स जस्ट वेट अ मिनट. नाउ देखिए,
here is our ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इंसिडेंट लाइट, ठीक है, एंड हियर वी हैव द पोल एंड पोल इज टेकन एज द ओरिजिन, ठीक है। अब हमने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा कि ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी डिस्टेंस, इस बात का मतलब ये हुआ कि जितने भी डिस्टेंसेस आप इस डायरेक्शन में मेजर करोगे दोज विल बी टेकन एज पॉजिटिव डिस्टेंसेस, ठीक है। सिमिलरली ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट मतलब जितने भी डिस्टेंसेस आप इस डायरेक्शन में मेजर करोगे दैट विल बी टेकन एज योर नेगेटिव, समझ के। उसी तरह से जो डिस्टेंसेस आप ऊपर की तरफ को मेजर करोगे दोज विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच विल बी मेजर इन दिस डायरेक्शन दोज विल बी टेकन एज नेगेटिव, समझ गए। And if you know the sign convention, and this sign conventions are same whether you are dealing with concave mirror, concave lens, concave convex mirror or convex lens, तो इसलिए अगर आपको डेरिवेशंस पता है only then you will be able to solve this questions, ठीक है। अब जरा इसको समझ लेते हैं इन थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझ। So let's just say this is your concave mirror, ठीक है, and here we have the focus, let's just say here we have the focus, ठीक है। Similarly here we have placed the object, ठीक है। सो अब यहां पे देखिए ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इंसिडेंट लाइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इंसिडेंट लाइट, क्योंकि लाइट यहां से आएगी, यहां टकराएगी, यहां से जाके यहां से इस तरह से पास कर सकते हैं। दिस इज सम काइंड ऑफ एग्जांपल व्हिच आई एम टेकिंग, ठीक है। तो जब ये एग्जांपल लेंगे तो वी कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू विल बी नेगेटिव, यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, क्योंकि पोल से मेजर कर रहे हैं ना, पोल से फोकल लेंथ कहाँ है, यहाँ मेजर है, यू कहाँ है, ये है, तो यू क्या होगा, नेगेटिव, एफ पी क्या होगा, नेगेटिव। एंड लेट अस सपोज आप क्या कुछ ऐसा केस बनता है जहां पे आपने क्या है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, यू हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट हियर एंड हियर यू हैव द इमेज, ठीक है। तो पोल से यू इज नेगेटिव बट पोल से वी इज पॉजिटिव बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज दिस, ठीक है। कई बार टीचर्स क्या करते हैं इसको समझाने के लिए, व्हाट दे डू इज दे टेल द चिल्ड्रन, वो अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, टेल द स्टूडेंट्स दैट यू मेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज योर एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश, ठीक है। सो व्हाट दे टेल द स्टूडेंट्स इज all the distances which are measured along the x-axis are taken as positive, all the distances which are measured along negative x direction are taken as negative, similarly along y axis are taken as positive and across y dash these are taken as negative, वो ऐसा भी बोल देते हैं। but I don't prefer this terminology because actually क्या होता है कि जब इस तरह की terminology को आप use करते हो, so if in examination if he will say that all the distances are measured along the direction of incident light are taken as positive, you have to tell whether the statement is true or false। so if you have understood this concept on this basis, तब आपको उसको समझने में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। so it is always beneficial, it is always beneficial that you follow the sign convention in its true form, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आपको हमेशा साइन कन्वेंशंस को अपने ट्रू फॉर्म में करना है, ठीक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस सिस्टम, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस सिस्टम जहां पे टीचर्स कहते हैं कि along x axis this will be taken as positive, I mean this along this direction this is taken as positive, here along this direction this is taken as negative, along y axis this is taken as positive and across this direction this is taken as negative, there is nothing wrong with the system, ठीक है। but as I have already mentioned कि problem कहाँ आती है, if the question is asked on the basis of sign conventions तो वहां पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। so you have to be very careful, you have to, perhaps you should learn these things in terms of proof in its true essence। तो true essence क्या है इसकी कि if here we have placed the object, ठीक है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है and this is the direction of the incident light, क्योंकि ऑब्जेक्ट से मिरर पे इसी तरह डायरेक्शन में लाइट गिरेगी, so every distance that will be measured around this direction will be positive, and since object is on the along positive y-axis, so all the distances measured across here will be positive, all the distances in this direction will be taken as negative, and all the distances across this direction will be taken as negative। so these are the sign convention and the sign conventions are same whether you are dealing with convex lens or concave lens। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है साइन कन्वेंशंस के सिंबल्स को समझने, प्लस और नेगेटिव को समझने के लिए, ठीक है। एंड फॉर दैट आई वुड सजेस्ट दैट यू रेफर टू योर ऑप्टिक्स फ्रॉम योर क्लास 9th एंड क्लास 10th, जहां पे आपको ये बताया गया था कि किसका फोकल लेंथ कहाँ लाई करता है, किसका फोकल लेंथ कहाँ लाई करता है। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कहाँ होगा, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कहाँ होगा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द एंगुलर अपर्चर। तो ये बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टॉपिक, ठीक है, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस टॉपिक,
ठीक है. Now you should always remember one more thing, the relationship between, you should also remember the relationship between F and R. रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर, तो हम इसको समझ लेते हैं. सो द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर फॉर अ कनकेव मिरर, क्या होता है? एफ इज इक्वल टू आर बाय 2. सिमिलरली फॉर अ कन्वेक्स मिरर, आपका रिलेशनशिप क्या होता है? दैट अगेन इज सेम, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है प्लस और नेगेटिव के केस में, ठीक है. प्लस एंड नेगेटिव के केस में कैसे? बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग विद कन्वेक्स मिरर द साइन कन्वेंशन में प्लस माइनस डिफरेंट होता है. व्हेन यू डीलिंग विद कनकेव मिरर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस डिफरेंट होता है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. ठीक है, सो लेट अस सपोज दैट हमें क्या गिवन है? सपोज दैट वी हैव बीन गिवन अ convex mirror of R is equal to 20 centimeters, of which radius of curvature is 20 centimeter, and for this we have to find the value of f. हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ठीक है, अगेन मैंने आपको यहाँ पे उस चीज को डिस्कस नहीं किया बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि आपको पता है कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कहाँ लाई करता है, कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करता है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट सपोज दैट हियर वी हैव बीन गिवन अ कन्वेक्स मिरर. तो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? दिस इज द शेप ऑफ द कन्वेक्स मिरर. दिस इज द शेप ऑफ योर कन्वेक्स मिरर. ठीक है, एंड फॉर कन्वेक्स मिरर वी नो दैट, and for a convex mirror हमें क्या पता है? we know that this is where the radius of curvature lies. ठीक है, अब समझिए, understand this thing. ठीक है, here we have placed the object. Distances which will be measured across this direction will be taken as positive and all the distances are measured from pole. इसका मतलब क्या हुआ? that for convex mirror R is positive. इस वजह से this implies that f will be equal to plus 20 over 2, that will be equal to plus 10 सेंटीमीटर. ठीक है, और यही होना चाहिए. ऐसा क्यों होना चाहिए? यही चीज क्यों होनी चाहिए? बिकॉज फॉर कन्वेक्स मिरर आपका फोकल लेंथ भी यहाँ लाई करता है. दिस इज द पोजीशन ऑफ योर फोकल लेंथ एंड f is positive for convex mirror. And why f is positive for convex mirror? This is the reason why f is positive for convex mirror. ठीक है, सिमिलरली एग्जांपल हम इसका और समझ लेते हैं. लेट्स जस्ट से वी हैव टू, इसी एग्जांपल को समझ लेते हैं फॉर अ कन्वेक्स मिरर, फॉर अ कनकेव मिरर. ठीक है, इसी एग्जांपल को लेट्स जस्ट कंटिन्यू दिस एग्जांपल विद वन मोर थिंग. सो लेट्स जस्ट से वी हैव टू कैलकुलेट द radius of curvature. We have to calculate the radius of curvature for a concave mirror, for which focal length is 50 centimeters. ठीक है, now यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ. ठीक है, sometimes what happens in the examinations is they don't give you the sign convention. वो आपको प्लस माइनस नहीं बताएंगे कि whether focal length is in positive or negative. You have to find out whether the focal length will be positive or negative. कैसे पता लगेगा? That you can find on the basis of the type of the mirror that has been given to you. ठीक है, कहने का मतलब in this case since we know that we have been given a concave mirror कैसा होता है? this is the shape of your concave mirror. when you are dealing with concave mirror आपको ये पता है for concave mirror if this is the position of the object, आपको ये पता है for concave mirror the focal length is across, this is your focal length and this is the direction of incident light, this is the pole. और hard distance को pole से measure करते हैं तो pole is across this direction. तो f क्या होता है? f is negative. किसके लिए? f is negative for concave mirror. तो आपको क्वेश्चन में होता है जैसे यहाँ पे क्या गिवन है? you have been given a focal length is equal to 50 centimeter, but ये 50 नहीं है, it is minus 50 centimeter because we are dealing with a concave mirror. Again I'm repeating myself. ऐसा क्यों हुआ? because sign conventions के accordingly all the distances have to be measured from the pole. और पोल से कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कहाँ लाई कर रहा है? फॉर पोल से कनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो लाई कर रहा है अक्रॉस, कहाँ लाई कर रहा है? वो लाई कर रहा है अक्रॉस दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन तो f will be नेगेटिव. तो इस केस में आपके लिए वी नो दैट f is equal to
एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट आर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ, बट हियर एफ की वैल्यू कितनी होगी, दिस इंप्लाइज दैट आर विल बी इक्वल टू 2 इंटू -50 एंड दैट विल गिव यू -100 सेंटीमीटर्स। और ये आपका करेक्ट आंसर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी अक्रॉस हियर, आर विल बी -100 सेंटीमीटर्स फॉर अ कनकेव मिरर। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी होगी। ठीक है, अगेन आगे चलते हैं, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। वी आर नॉट गोना डिस्कस द डेरिवेशंस ऑफ दिस टॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशंस आपके नीट एग्जामिनेशंस के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो वी आर डायरेक्टली गोना रिमेंबर द फॉर्मूलास, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मिरर फॉर्मूला, सो यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे द मिरर फॉर्मूला, वी कैलकुलेट द मिरर फॉर्मूला फॉर concave mirror and for a convex mirror, for a convex mirror हम इन दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, we will calculate the this मिरर फॉर्मूलास, ठीक है। एंड when we calculate the mirror formulas, हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूलास कैलकुलेट करेंगे दो चीजों के लिए, फॉर रियल इमेज एंड फॉर अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मिरर फॉर्मूला फॉर रियल इमेज क्या निकल के आता है, दैट कम्स आउट टू बी 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 बाय आर, बिकॉज एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 होता है। सिमिलरली फॉर वर्चुअल इमेज भी क्या निकलता है, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ इज इक्वल टू 2 बाय आर। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि आपका जो रियल इमेज है वर्चुअल इमेज के लिए मिरर फॉर्मूला सेम रहता है और मिरर फॉर्मूला रिमेन सेम, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। अब यहाँ पे आई विल गिव यू अ काइंड ऑफ अ होमवर्क, होमवर्क आपके लिए क्या है, ठीक है। होमवर्क में जाने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, इसको एक बार कन्वेक्स मिरर को भी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता होनी चाहिए, फॉर अ कन्वेक्स मिरर यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, द कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ virtual and erect image। वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, द वर्ड इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या हुआ कि आप पोजीशन ऑब्जेक्ट की कुछ भी हो, वट एवर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, द इमेज फॉर्म्ड विल ऑलवेज बी अ वर्चुअल डायरेक्ट इमेज इन केस ऑफ अ convex mirror। तो for this thing your mirror formula comes out to be, mirror formula क्या बन के आता है इसके लिए, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f is equal to 2 by r, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलने से पहले यहाँ पे आपके लिए क्या है, एक होमवर्क है, ठीक है। एंड अगेन आप ये चीजें मैं आपको क्यों नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज हम एज्यूम है कि ये सब चीजें आपने 9th-10th में बहुत अच्छे से की होंगी। यू होमवर्क क्या है आपके लिए, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस between real image and virtual image, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज, पहली चीज। एंड सेकेंड चीज आपको यहां पढ़नी है, कंडीशंस अंडर विच concave mirror forms the real and virtual image। दिस इज योर होमवर्क, कब वो आपकी रियल और कब इमेज वर्चुअल इमेज बनाता है आपको उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। वो इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए क्या है, वो चीज ये है दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दैट एवरी पार्ट, दैट एवरी part of a mirror, every part of a mirror, howsoever small, howsoever small, forms a
complete image of object, forms a complete image of object. Therefore, even if any part of mirror is painted black, it will form full size image of ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज का ध्यान रखना है. और होमवर्क में आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज आर एंड एफ फॉर प्लेन मिरर. ठीक है, ये भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज ऑल दिस पॉइंट्स विल हेल्प यू टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, क्लियर होगी बात. Now let's just move on to the next topic. Next topic जो भी हम पढ़ने वाले हैं that will be the linear magnification of a spherical mirror. अभी हम स्टडी करने वाले हैं the linear magnification of a spherical mirror. ठीक है, अगेन ये डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, we will simply study about the formulas. तो हम यहाँ समझ लेते हैं linear magnification of a spherical mirror. ठीक है, so when we talk about the linear magnification of spherical mirror, so it is always given as the ratio of height of the image over height of the object. That is height of image over height of object. क्लियर होगी बात. ठीक है, अब यहाँ पे there are different cases. One case is for this concave mirror, one case is for convex mirror. ठीक है, तो जरा आप इसको समझ लेते हैं. दिस इज योर मैग्निफिकेशन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन, अब यहाँ पे स्टडी करते हैं पहले हम concave mirror के लिए. फॉर अ concave mirror, and we know that concave mirror has a property to form real image and the concave mirror has a property to form a virtual image. ठीक है, सो इन दोनों केसेस को हम अलग अलग करके स्टडी कर लेते हैं. व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, when the image formed by the concave mirror is real, in this case the magnification is given by h2 over h1 is given by minus v over u, is given as minus v over u, meaning that m is negative. Magnification is negative for real image. ठीक है, अब नेगेटिव इसका होने का मतलब क्या है? इफ योर मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, इस बात का मतलब ये है द इमेज फॉर्म्ड विल बी इन्वर्टेड, दैट इज इमेज इज इन्वर्टेड. Similarly, when m is for virtual image, for virtual object, m is given as m is equal to h2 over h1, which is equal to v over minus u. This implies that m is equal to positive, and image अगर positive आ रहा है that means image is a virtual and erect. Image is erect. ठीक है, अब आप पूछिए ऐसा कैसे आ रहा है, m is positive क्या है, क्योंकि दोनों फॉर्मूला तो सेम लग रहे हैं, बट आपको ऐसा क्यों आ रहा है? वो जब आप साइन कन्वेंशंस यूज करो, द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग साइन कन्वेंशंस, m will come out to be positive for this convex mirror. ठीक है, वो जिसमें हो जाता है. ठीक है, सिमिलरली देयर आर अदर फॉर्मूलाज फॉर मैग्निफिकेशन. देयर आर अदर फॉर्मूलाज फॉर मैग्निफिकेशन. ठीक है, देयर आर अदर फॉर्मूलाज फॉर मैग्निफिकेशन. ठीक है, सो वी कैन राइट मैग्निफिकेशन, वी कैन राइट मैग्निफिकेशन magnification for virtual images in both types of mirrors, in both type of mirrors. कैसे? As m is equal to minus v over u, which is equal to f minus v over f. ठीक है, this is the magnification in terms of focal length and the distance of the object. ठीक है, or the same thing can also be written as m is equal to minus v over u f over
f minus u. This is the magnification in terms of f and u, where the term symbols have their usual meanings. क्लियर हो गई इतनी सी बात है? ठीक है, आगे चलते हैं. लेट्स जस्ट राइट वन मोर फॉर्मूला. ठीक है, नाउ देन द नेक्स्ट फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट and speed of image. The relationship between speed of object and the speed of image, तो वो क्या होता है? तो the relationship is that vi, the speed of the image is given as minus f over u minus f whole square v naught. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. This is a very important formula. I'm hoping that this year the question will be asked from this thing. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. This is where you have completed your mirrors. ठीक है, अब हम क्या शुरू करने वाले हैं? We are going to start with the topic of refraction. हमने यहाँ पे reflection को cover कर लिया. ठीक है, now we are going to study what we are going to study here is the topic of refraction. अब हम refraction को study करेंगे. ठीक है, so refraction क्या होता है? We are going to start with the topic of refraction. ठीक है, सो वी नो दैट व्हाट इज द रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन लाइट क्या करती है? रिफ्रैक्शन इज चेंज इन path of light, change in the path of light when it goes from one medium to another. ठीक है, एंड यहाँ पे हमें ये चीज पता ही है कि when we are moving from denser to rarer medium, we move away from normal, meaning the light moves away from normal. Similarly, when we move from rarer to denser medium, the beam of light move towards normal. इसको कैसे याद करते हैं? DRAN, meaning denser to rarer medium away from normal. RDTN, rarer to denser medium towards normal. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसी में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, एंड अगेन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे हम टाइम नहीं लगाएंगे बिकॉज दिस आर समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस लेक्चर, सॉरी इन प्रीवियस क्लासेस. ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फॉर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्लीज रेफर टू योर रेफरेंस बुक्स. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है. ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, बिकॉज व्हाट टॉपिक विच वी गोना स्टार्ट नाउ, ठीक है, इज द बेसिक फाउंडेशन फॉर द रिफ्रैक्शन फॉर एवरीथिंग विच यू गोना स्टडी मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, सो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ जब आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कवर करते हो, यू कम अक्रॉस स्नेल्स लॉ. ठीक है, यू कम अक्रॉस स्नेल्स लॉ. ठीक है, स्नेल्स लॉ में लॉ क्या कहता है? म्यू टू 1. पहली चीज ये समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो यू शुड रिमेंबर दैट दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज प्रेजेंटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 implies that mu2 over mu1 is equal to mu2 1. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ mu2 over mu1 is equal to mu21 is equal to sine of angle I over sine of angle R, where I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. ठीक है, and what is mu? Mu is the refractive index. ठीक है, and there's one more way to understand this same thing. The Snell's law के accordingly ये चीज एक चीज और से बोली जा सकती है, that is mu into sine of angle I
इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। इस चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज वन मोर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर स्नेल्स लॉ, ठीक है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज और है, we can represent the refractive index in terms of the speed of light. तो mu can also be represented as the speed of light in vacuum as the speed of light in vacuum, that is C over speed of light in medium, that is V, meaning that mu is equal to C over V. और ये कब होगा? when one of the medium is vacuum और one of the medium is air, जब उसको वैसे ले सकते हो, ठीक है। Similarly from here we can get one more thing, that is mu2 over mu1, which is equal to mu2 over mu1, which is equal to v1 over v2। ये कैसे आया, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेते हैं हम। फ्रॉम हियर, फ्रॉम इक्वेशन अबव हम इसको यहां से क्या कर सकते हैं, वी कैन सब्स्टिट्यूट mu2 एज c over v2 over c over v1, so this will be equal to v1 over v2, which is equal to speed of light in medium 1 over speed of light in medium 2, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है, एंड दिस रिलेशनशिप विल हेल्प यू इन सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इस चीज को बहुत बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इस चीज को बहुत ध्यान से आपको याद रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब इसी चीज में आपको चीज का और ध्यान रखना है, बिकॉज दिस थिंग कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। तो यहां से आपको ये समझ आता है अ मीडियम विल बी ऑप्टिकली डेंसर कब होगा, ठीक है। तो यहां पे याद रखना है मीडियम whose refractive index is high, that medium will be optically denser। वो मीडियम क्या होगा, that medium will be optically denser। Similarly medium whose mu is less, that will be optically rarer with respect to one another। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक मीडियम, let's just say we have three mediums, let's just say we have three mediums, ठीक है, we are having three mediums। for this one mu is equal to, let's just say 1, for its mu is equal to 2, for its mu is equal to 3। तो when we compare mu1 with mu2, तो we see that here mu2 is denser and mu1 is rarer, but when we compare mu2 with mu3, so we see that mu3 is denser and mu2 is rarer। इस बात का मतलब क्या हुआ कि that a medium will be denser, or if a medium is denser or if a medium is rarer, it depends upon the corresponding medium of the corresponding refractive index of the other medium। वो decide, it is a relative term, ऐसा नहीं है, this is not an absolute nature, absolute nature नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि medium 2 आपका denser है तो denser ही होगा, that depends upon the medium with which we are comparing this thing। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, that for that particular medium that will be rare, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है जो आपको बहुत सारी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करने में हेल्प करेगा, दैट व्हेन अ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, its frequency remains same, but its wavelength and speed changes। इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए अब आगे चलते हैं. Let's just move on to the next topic. The next topic is refraction of light through a rectangular glass slab. The name of the next topic is refraction of light from, or rather I should say of light through a rectangular glass slab. ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ठीक है, सो कैसे होगी? दिस इज द इमेज हियर. ठीक है, सो प्लीज टेक अ लुक एट दिस थिंग. ठीक है, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे. आई होप यू हैव परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन योर लैब्स में. ये एक्सपेरिमेंट बहुत इजी एक्सपेरिमेंट होता है. यू मस्ट हैव ऑलरेडी डन दिस एक्सपेरिमेंट इन योर लैब्स. सो इसमें आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो आपको यहाँ पे 2-3 चीजों का ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है कि व्हेन अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म चलती है तो किस तरह से होता है. सो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है. ठीक है, इस चीज का ध्यान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए. हियर इट इज अ ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स म्यू जी एंड हियर वी हैव एयर. ठीक है, एंड सिंस रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस, सिंस रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एयर. तो आरडीटीएन आपको क्या बोलता है? इफ यू आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, यू विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल. सो इफ दिस लाइन रिप्रेजेंट्स योर नॉर्मल. ठीक है, एंड हियर फ्रॉम हियर द बीम ऑफ लाइट इज कमिंग, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. वो बेंड कर रही है टुवर्ड्स नॉर्मल. सिमिलरली व्हेन इट इज मूविंग अवे, तो इट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है. क्या चीज का ध्यान रखना है? जो भी ये एक्सपेरिमेंट होता है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है. देखिए, अगर सपोज कीजिए फॉर अ मोमेंट, लेट अस सपोज दैट दिस मिरर इज नॉट प्रेजेंट हियर. फॉर अ मोमेंट लेट अस सपोज दैट दिस मिरर इज एब्सेंट फ्रॉम हियर. इसको मैं थोड़ा गायब कर देता हूँ. जस्ट अ मिनट. लेट अस सपोज दैट दिस मिरर इज नॉट प्रेजेंट हियर. ठीक है, तो होगा क्या? बीम ऑफ लाइट विल कम फ्रॉम पॉइंट के टू एल, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड इट विल मूव आउट ऑफ द मिरर. ठीक है, टू द ईयर. बट अब देखिए कंडीशंस कैसे चलती है. अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मिरर को प्लेस कर दिया. द मोमेंट वी प्लेस द मिरर हियर, अब क्वेश्चन आपसे ये उठेगा, अब व्हाट विल हैपन टू दैट रे? तब होगा क्या? द मोमेंट यू प्लेस अ मिरर एट दिस पॉइंट P, द लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा, लाइट ऑन रिफ्लेक्शन एट पॉइंट P retraces its path through the glass slab. ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन, जो आप यहाँ पे इस पूरी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हो, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ये निकल के आता है, म्यू ए ओवर म्यू जी इज इक्वल टू साइन ऑफ I2 ओवर साइन ऑफ R2 which is equal to G mu A. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है. एंड फाइनली यू शुड आल्सो रिमेंबर द लेटरल शिफ्ट क्या है. सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेटरल शिफ्ट? अब लेटरल शिफ्ट को समझते हैं होता क्या है. देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लेटरल शिफ्ट का सिर्फ फॉर्मूला पता होता है, उनको पता नहीं है कि लेटरल शिफ्ट होती क्या है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लेटरल शिफ्ट. सो व्हेन वी लुक एट दिस डायग्राम, हमें ये पता है कि इफ दिस ग्लास स्लैब वाज एब्सेंट, अगर यहाँ पे ये ग्लास स्लैब नहीं होता, if this glass slab was absent here, तो light क्या करती? Light would have followed this path. Light would have followed this path. But क्योंकि यहाँ पे क्या है, glass slab present है, तो light is following this path. ठीक है? So this thing, this distance between the original path and the intended path, जो उसका intended path था और उसके बीच का जो ये distance है, this is your lateral shift. कितना वो shift हुआ अपने original path से. ठीक है, तो वो है आपका लेटरल शिफ्ट. सो फ्रॉम हियर वी नो दैट द लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू m n dash. This is your m and this is your n dash. This m n dash is equal to कितना है? That is equal to t sin I1 minus R1 over
cos r1, ठीक है, and t is the thickness of the slab. T is equal to where? T is equal to thickness of slab, is thickness of slab. ठीक है, क्लियर हो गई इतनी सी बात? आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रियल डेप्थ एंड द एपरेंट डेप्थ. ठीक है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक. ठीक है, अगेन दिस इज समथिंग जो हमने क्या है 9th-10th में कवर किया हुआ है. सो फॉर दिस आई वुड सजेस्ट दैट यू रेफर टू योर रेफरेंस बुक्स. ठीक है, आई विल बी राइटिंग द ओनली आई विल बी ओनली राइटिंग द फॉर्मूला कि आपको क्या होता है. सो यहाँ पे याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ ओवर एपरेंट डेप्थ. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू x ओवर y. इफ x इज योर रियल डेप्थ एंड y इज योर एपरेंट डेप्थ. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू टू डील विद. ठीक है, इसके बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक इफेक्ट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद रिफ्रैक्शन. दैट इज व्हाट इज द बेंडिंग ऑफ इमर्स पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो जाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, ओवल शेप ऑफ द अर्थ एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनसेट हो जाता है, एंड व्हाट इज द दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इफेक्ट्स एट सनराइज एंड सनसेट. तो आपको क्या करना है, दिस एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन. I should not write examples, but I should write the applications of refraction. ठीक है, सो इसके लिए भी आपको क्या करना है, you have to refer to your applications of refraction. इसके लिए भी आपको क्या करना है, you have to refer to your reference book. I am telling you this is a very easy chapter. इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता. If you have basic understanding, आप आराम से इस चैप्टर को कवर कर सकते हो. ठीक है, now let's just move on to the next topic, that is refraction of light through a compound plate. Through a compound plate. ठीक है, now before we start with this topic, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, this is your PYQ and क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, एंड अगेन आई एम होपिंग दैट दिस द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अगेन फ्रॉम दिस टॉपिक. ठीक है, तो कैसे होता है इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, लेट्स जस्ट लुक एट दिस डायग्राम. ठीक है, ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डायग्राम में क्या बोल रहा है. सो हियर वी आर हैविंग दिस कंपाउंड सिस्टम व्हिच वी हैव. सो हियर वी हैव, ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये है मीडियम ए, this is your medium B and this is your medium C, and again light is coming out to medium A. ठीक है, so the light is following this path. O से A पे आई, A से B पे गई, B से C पे गई, and after from C it moves to D. ठीक है, and these are the respective angles of incidence and angle of refraction जो इसने different positions पे बनाया. ठीक है, अब जरा समझिए क्वेश्चन, क्या चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, वो चीज आपको यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी, दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए मल्टीप्लाइड बाय मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सी इज इक्वल टू ए म्यू सी विच इज इक्वल टू 1 by c म्यू a, एंड दिस वाज योर PYQ. ठीक है, समझिए क्या बोलना चाहता है. इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी ओवर मीडियम बी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी ओवर मीडियम ए. ठीक है, और विच इज इक्वल टू 1 by ए ओवर म्यू सी. ये मतलब है इस बात का. सो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन वो आपसे इस तरह से पूछ सकता है, ही कैन सिंपली आस्क यू टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी इफ द अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर गिवन. ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, एंड दिस इज योर PYQ. इसकी डेरिवेशंस पे हम नहीं जा रहे हैं, वी आर सिंपली डीलिंग विद दिस थिंग, किसको किस तरह से आपको कवर करना है यहाँ पे. ठीक है, नाउ थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द टॉपिक ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. ठीक है, टॉपिक ऑफ टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होती है उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसा इस डायग्राम को हम देखेंगे, ठीक है। सो हियर वी आर सीइंग द फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होती है, किस तरह से काम करती है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेट्स जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस डायग्राम वी कैन सी दैट दैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, हमें नजर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, एंड फ्रॉम पॉइंट ओ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ओ, द लाइट इज कमिंग टू द सर्फेस एट डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि व्हेन द लाइट जो है अगर सीधा ऊपर गिरे तो इट इज गेटिंग स्ट्रेट, वो क्या कर रही है, मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ को डायरेक्टली मूव कर जा रही है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब होता क्या है, द मोमेंट वो किसी एंगल पे जाके गिरती है, फॉर एग्जांपल इफ द लाइट कमिंग फ्रॉम ओ रीचेस पॉइंट ए1, तो वहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रही है, इट इज मूविंग टू फ्रॉम ए1 टू बी1, ठीक है। फ्रॉम अगर वो किसी एंगल सी पे, अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ ऐसे होगा, एंगल थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, एंड इट विल रीच टू अ पॉइंट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा, द लाइट कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए विल बी इंसिडेंट एट दिस इंटरफेस एट एन एंगल सी सच दैट, एंगल सी पे होगी इस तरह से होगी, ठीक है, दैट द इंसिडेंट रे इज रिफ्रैक्टेड एट 90 डिग्री। समझ पा रहे बात को, क्या हो रहा है यहाँ पे, बाकी सब चीजें सही है कि आप जब तक क्या है, व्हेन I is equal to C, C is the critical angle जिसको हम बोल रहे हैं, क्या होगा at I is equal to C पे क्या होगा, the incident ray is refracted, याद रखिएगा वर्ड रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, रिफ्रैक्टेड, is refracted at an angle of 90 degree, at an angle of 90 degree, and goes grazingly along the interface, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। एंड व्हेन I is equal to, when I is greater than C, आप इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, just a minute, when I is greater than C तब क्या होगा, ठीक है, तब होता क्या है, एट फॉर I is equal to C, light gets reflected and no refraction takes place, ठीक है। एंड फॉर I लेस देन C, अगर I की वैल्यू क्या है, लेस देन C है, ठीक है, हमें क्या दिखाई दे रही है, रिफ्रैक्शन हमें दिखाई दे रही है, सो वी कैन क्लियरली सी ना रिफ्रैक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे समझते हैं कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ फॉर द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक्स प्लेस देयर आर टू कंडीशन दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है दैट द लाइट should travel from denser medium to rarer medium. This is the first condition. And the second condition इसके ये है that the angle of incidence should be greater than critical angle. ठीक है, याद रखिएगा, इट शुड नॉट, ऐसा नहीं है कि इट शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल, इट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, दिस इज द सेकंड कंडीशन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है एट विच द लाइट गेट्स, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल एट विच द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज योर क्रिटिकल एंगल, सी इज योर क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। एंड
for the applications of total internal reflection, for applications again refer to your reference books, ठीक है. And in these applications main focus should be on ऑप्टिकल फाइबर्स. उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा. शुड बी ऑन ऑप्टिकल फाइबर्स, उसको अच्छे से कवर करके जाना है आपको. ठीक है, क्लियर हो गए थे बात. चलिए अब आगे चलते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोना कम टू वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक. और यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब आई एम नॉट गोना से कि हर साल क्वेश्चन आता है, बट वेरी फ्रिक्वेंटली जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है भी पूछे गए हैं, एंड देयर आर चांसेस कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भी. ठीक है, सो आई होप देयर इज सम प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है. सो लेट्स जस्ट एंड टुडेस लेक्चर है. आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक. हम कल से शुरू करते हैं उस टॉपिक को. ठीक है, यहाँ पे पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही है सिस्टम में. ठीक है, सो उसको कल शुरू करेंगे. ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है. सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. इफ यू लाइक टुडेस लेक्चर, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ठीक है, और अच्छे से करिए. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा. ठीक है, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. ठीक है, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड see you tomorrow. Bye bye, take care, best of luck.